जय हिंद, नमस्कार। मैं मोहन पाठक और अगर हम बात करेंगे आज आम आदमी पार्टी के उस शराब घोटाले की जिसमें ये बताया जा रहा है कि अब जो अपराधी होगा वो कोई आदमी नहीं, पूरी की पूरी पार्टी होगी। तो इसी पर हम चर्चा करेंगे कि अगर आम आदमी पार्टी के ऊपर ये आरोप तय हो जाते हैं कि जो शराब घोटाला था वो आप पार्टी है, तो क्या आप पार्टी समाप्त हो जाएगी, उसे भारत में बैन कर दिया जाएगा? अगर ऐसा होता है तो अरविंद केजरीवाल क्या जेल जाएंगे या पार्टी ख़त्म होने से दिल्ली की सरकार गिर जाएगी? सभी चीज़ों पर हम नज़र डालेंगे और एक्सप्लेन करेंगे कि शराब नीति घोटाले में जो शराब घोटाला था जिसमें मनीष सिसोदिया शिक्षा मंत्री थे, साथ ही साथ संजय सिंह जो थे राष्ट्रीय प्रवक्ता थे, सांसद थे आम आदमी पार्टी के, ये फिलहाल जेल में हैं। तो आइए जानते हैं कि क्या हुआ है। 4 अक्टूबर को मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई चल रही थी और कोर्ट ने जांच एजेंसी से ये पूछा कि शराब नीति से सीधे राजनीतिक पार्टी को फ़ायदा हुआ तो वह मामले में आरोपी क्यों नहीं है। यानी कि इसमें कोई राजनेता का बयान नहीं है, इसमें सीधा सीधा कोर्ट ने पूछा है। जो कोर्ट है हमारे देश की, जो न्यायपालिका है, उसने पूछा है कि अगर शराब नीति से सीधे राजनीतिक पार्टी को फ़ायदा हुआ है तो मामले में दोषी क्यों नहीं है। इसके बाद ईडी ने कानूनी सलाह ली है। अब दिल्ली शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी को भी आरोपी बनाए जाने की बात की जा रही है। इन्हीं सारी बातों को लेकर एजेंसी और उपराज्यपाल के दावों के अनुसार शराब घोटाले से दिल्ली सरकार को अगर फायदे की बात करेंगे तो 144.36 करोड़ के राजस्व का नुकसान हुआ है। आरोप है कि इसका इस्तेमाल आम आदमी पार्टी ने दूसरे राज्यों में चुनाव के लिए इस्तेमाल किया है। अगर आपको आरोपी बनाया गया तो राजनीतिक पार्टियों की फंडिंग के बारे में भी बहस शुरू हो जाएगी कि राजनीतिक पार्टियों की फंडिंग किस प्रकार की जाती है। देश में राजनीतिक फंडिंग की बात करेंगे, राजनीतिक पार्टियों की जो फंडिंग होती है वो कई तरीक़ों से की जाती है। उनके जरिए पार्टियों को मिलने वाली रकम का हिसाब किताब करें तो साफ हो जाता है कि फंडिंग का यह काला खेल मोटे तौर पर 3 तरह से चलता है। पहला कैश, दूसरा इलेक्टोरल बॉन्ड और तीसरा विदेशी कंपनियों से लिया जाने वाला डोनेशन या बड़े बड़े व्यवसायियों से लिया जाने वाला डोनेशन। इसके अलावा कॉरपोरेट्स के बनाए ट्रस्ट के जरिए मिलने वाली फंडिंग को आप समझ सकते हैं। आइए जानते हैं कि किस प्रकार से चंदा उगाही की जाती है। सबसे पहले हम जानेंगे दैनिक भास्कर के माध्यम से कि कैश चंदे के गोरख धंधे को किस प्रकार से चलाया जाता है। कोई भी व्यक्ति 2000 रुपये से ज़्यादा का चंदा कैश में नहीं दे सकता है, ये पॉलिसी है। 2000 रुपये से ज़्यादा का चंदा डीडी, चेक या इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र और इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए ही दे सकता है। पहले यह लिमिट 20,000 रुपये थी, इसे 2018 के एक फाइनेंस बिल के जरिए 2000 रुपये कर दिया गया। कोई भी व्यक्ति अगर 2000 से ज़्यादा चंदा देता है तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट, जिसे हम आरपीए के नाम से जानते हैं, के तहत पार्टी को डोनर का नाम चुनाव आयोग को बताना होगा कि इन्होंने मुझे पैसा दिया है 2000 से ज़्यादा। कितना पैसा दिया है ये भी बताना होगा। 2000 से कम चंदे देने पर चंदा देने वाले का नाम बताने की ज़रूरत नहीं होती है। अब दिलचस्प बात यह होती है कि अगर कोई व्यक्ति इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए 20,000 से ज़्यादा का चंदा देता है तो उसका नाम गोपनीय रखा जाता है। ये चीज़ें हैं, यानी कि जो चुनाव आयोग होता है उसे गोपनीय रख लेता है, या पार्टी जो होती है, जो भी इसमें नियम कानून हो। मान लेते हैं कि किसी व्यक्ति ने किसी पार्टी को 1 लाख रुपए या 2 लाख रुपए आरपीए के द्वारा चंदा दे दिया है और इस व्यक्ति का नाम चुनाव आयोग को बताना होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है, कोई बताता नहीं है। पार्टियां इस कैश चंदे को 2-2 हज़ार रुपये अलग अलग चंदे के रूप में दिखा देती हैं और इस तरह से उन्हें चंदा देने वालों का नाम बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यानी कि कोई अगर 1 लाख रुपये 2 लाख रुपये दे देता है तो उसे 2-2 हज़ार रुपये के अलग अलग चंदे में काट दिया जाता है, यानी कि डिवाइड कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से किसी को बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है और इस तरह से कैश के रूप में मिलने वाली बड़े से बड़ी रकम को पार्टियां 2-2 हज़ार रुपये में बांटकर पूरी तरह से हजम कर जाती हैं। मतलब यह है कि 2018 में चंदा देने की जो सीमा 20,000 से घटाकर 2,000 करने से काले धन के खेल पर कोई असर नहीं पड़ा। बदलाव सिर्फ इतना हुआ है कि पहले पार्टियों को बड़ी रकम आसानी से 20-20 हज़ार रुपये में मिल जाता था, 20-20 हज़ार रुपये के हिसाब से बांटना होता था। अब वही 2-2 हज़ार रुपये के हिसाब से बांटकर हजम करना पड़ता है। साफ है कि राजनीतिक दल ये छुपाने में कामयाब है कि नकदी के तौर पर मेरा चंदा कहाँ से आया है और किसने दिया। इसमें ब्लैक मनी को भी बढ़ावा मिल सकता है।
अब बात करते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो होते हैं। पहले ये जान लेते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड होता क्या है। इलेक्टोरल बॉन्ड एक बियरर चेक की तरह होता है। इस पर न तो बॉन्ड खरीदने वाले का नाम होता है और न ही उस पार्टी का नाम जिसे ये दिया जाना है। आमतौर पर केंद्र सरकार जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर में 10-10 दिन के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने का समय तय करती है। इसके लिए देश में 29 सीबीआई ब्रांच तय की गई हैं। एसबीआई की ये ज़्यादातर ब्रांच प्रदेशों की राजधानी में है। केंद्र सरकार लोकसभा के चुनावी वर्ष में 30 दिन का अतिरिक्त समय भी दे सकती है। कौन कौन इस चीज़ को खरीद सकता है, जो इलेक्टोरल बॉन्ड होता है, कौन कौन खरीद सकता है? तो इसमें कोई भी भारतीय नागरिक, हिंदू अविभाजित परिवार, कोई कंपनी, फर्म, लोगों की कोई एसोसिएशन या कोई एजेंसी, कोई व्यक्ति अकेले या दूसरों के साथ मिलकर भी बॉन्ड खरीद सकता है। कितने रुपए के ये बॉन्ड होते हैं, अगर हम इनकी बात करेंगे तो आप चौंक जाएंगे। बॉन्ड 5 तरह के होते हैं। पहला तो 1000, दूसरा 10,000 रुपये का, तीसरा 1 लाख रुपये का, चौथा 10 लाख रुपये का और पांचवा जो सबसे बड़ा बॉन्ड होता है 1 करोड़ रुपये का बॉन्ड होता है। इसकी 2 शर्तें होती हैं। जो बॉन्ड लेने की प्रक्रिया होती है, इसमें 2 शर्तें होती हैं। पहली, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट के तहत रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी ही इलेक्टोरल बॉन्ड ले सकते हैं। दूसरी, इस पार्टी को ठीक इससे पहले हुए विधानसभा या लोकसभा चुनाव में कम से कम 1% वोट अगर उन्हें मिला है तो साफ है नई और छोटी पार्टियों के लिए यह सबसे ज़्यादा घाटा सौदा होता है कि उनको ऐसे बॉन्ड नहीं मिल पाते हैं। तो 1% वोट कम से कम लोकसभा चुनाव में उनके पास होने चाहिए। ये जो बॉन्ड होते हैं ये कितने दिनों तक चलते हैं, मतलब इसका यूज कितने दिनों तक किया जा सकता है? जारी होने के 15 दिनों के भीतर बॉन्ड को कैश किया जा सकता है। ऐसा न करने पर यह पैसा प्रधानमंत्री राहत कोष में चला जाता है। सबसे मज़ेदार बात ये मुझे लगी कि अगर आप 15 दिन तक इस बॉन्ड को, जिस दिन जारी किया गया उसके 15वें दिन तक आपने इसको यूज नहीं किया, इससे पैसा कैश में नहीं भजाया, तो ये ऑटोमेटिक केंद्र सरकार यानी कि प्रधानमंत्री राहत कोष में चला जाता है, यानी कि ये पूरे देश का पैसा हो जाता है। इलेक्टोरल बॉन्ड से पार्टियां कितना कमाती हैं, क्या कैसे हजम कर जाती हैं, अगर हम इसकी बात करेंगे तो देश के टॉप 5 राजनीतिक दलों को इन दिनों मिलने वाली फंडिंग में 70% से 80% तक का हिस्सा इलेक्टोरल बॉन्ड का होता है। जो इलेक्टोरल बॉन्ड होता है इसकी खासियत ये होती है कि इसमें देने वाले का पता नहीं होता है। ऐसे में राजनीतिक दलों को मिलने वाले 70 से 80% चंदे का कोई सोर्स पता ही नहीं होता है। यह नियम अनअकाउंटेड मनी यानी काले धन को बढ़ावा देता है और इसका इस्तेमाल राजनीतिक दलों के जरिए अपने पक्ष में नीतियां बनवाने में किया जा सकता है। यानी कि कोई बड़ा व्यापारी है, वो अपने यहाँ विधानसभा के चुनाव में किसी पार्टी, बड़ी पार्टी का अगर उसको लग रहा है कि ये जीत सकता है, उसको बड़ी मोटी रकम दे देता है और फिर उसके बाद जब वो चुनाव जीत जाता है तो अपने बिजनेस में उनके राजनीतिक प्रभाव का फ़ायदा उठाता है या ठेके वगैरह लेता है, इस तरीके से काम करता है या अपनी प्रशासनिक हनक बनाए रखता है पैसों के दम पर। तो ये चीज़ें यहाँ पे निकल के आ जाती हैं। चंदे देने वाली कंपनी या शख्स का नाम पता नहीं होने पर आम लोगों को ये पता नहीं चलता कि सरकार ये नीति क्यों बना रही है। और इससे पहले कोई भी कंपनी पिछले 3 सालों के अपने शुद्ध मुनाफे के वार्षिक औसत का 7.5% से ज़्यादा चंदा राजनीतिक दलों को नहीं दे सकती थी। यानी कि अगर कोई भी कंपनी है जिसने पिछले 3 सालों के अपने जो उसके मुनाफे हुए हैं उसके वार्षिक औसत का 7.5% से ज़्यादा चंदा राजनीतिक दल को नहीं दिया जा सकता था। इलेक्टोरल बॉन्ड के लिए इस बाध्यता को खत्म कर दिया गया है। यानी राजनीतिक चंदा देने के लिए कंपनी को कम से कम 3 साल पुराना और मुनाफा कमाने वाला होना चाहिए था। अब एक नई और मुनाफा न कमाने वाली कंपनी भी जितना चाहे चंदा राजनीतिक दलों को दे सकती है। इलेक्टोरल बॉन्ड का यह नियम काले धन की हेर फेर करने और फर्जी कंपनियों को बढ़ावा देने के रूप में दर्शाई जाती हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड में दी गई रकम का जिक्र कंपनी की बैलेंस शीट, इनकम टैक्स रिटर्न, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट में तो होता है, लेकिन यह किसी पार्टी को दिया गया या किस पार्टी को दिया गया इसका जिक्र कहीं पर नहीं होता है। इलेक्टोरल बॉन्ड में दी जाने वाली पूरी रकम पर इनकम टैक्स से 100% छूट मिलती है, ये बड़ी बात है। इस नियम का इस्तेमाल राजनीतिक दलों के साथ मिलकर इनकम टैक्स में गैर जरूरी छूट लेने के लिए किया जा सकता है। यानी कि आप पार्टी से बात कर लीजिए कि मैं आपको इतना पैसा देता हूं, आप उसको मुझे अलग तरीके से दे दीजिएगा, और मतलब इनकम टैक्स में, मतलब इसमें बिजनेस कर सकते हैं आप राजनीतिक पार्टी के साथ।
इनकम टैक्स में अगर छूट पाना है तो। इलेक्टोरल बॉन्ड व्यक्तियों का समूह भी खरीद सकता है। ऐसे में अब धार्मिक संस्थाएं भी इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा दे सकती हैं। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि जनता को अपने आधार और पैन कार्ड के जरिए अपनी कमाई और खर्च का पाई पाई का हिसाब देना होता है, तो राजनीतिक पार्टियों को आखिर ऐसा क्यों नहीं है? वो अपना हिसाब किताब क्यों नहीं देती हैं? यही सब चीज़ें हमारे देश की जो व्यवस्था है उस पर सवालिया निशान भी कर देती हैं। अब जानते हैं कि 2017 में विदेशों से चंदा लेने का जो रास्ता साफ किया गया है वो कैसे है। 2017 में विदेशी कंपनियों से चंदा लेने का रास्ता साफ करने के लिए सरकार ने पहले से बने 3 प्रमुख कानूनों में बदलाव कर दिए हैं। पहला, फॉरेन कंट्रीब्यूटर रेगुलेशन एक्ट, जिसे FCRA के नाम से जानते हैं, इसे 2010 में आया था। दूसरा है फाइनेंस एक्ट का सेक्शन 154। तीसरा है कंपनी एक्ट 2013 का सेक्शन 182। इससे क्या होता है कि राजनीतिक दलों को विदेशों से चंदा लेने के लिए खुली छूट मिल गई है। और ये जो कानून की बदलाव है इसके लिए अगर हम थोड़ी सी बात करेंगे तो जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट से दोषी पाए जाने के बावजूद किस तरह बीजेपी ने खुद को और कांग्रेस को कानूनी कार्रवाई से बचा लिया था, इस पर हम थोड़ा सा नज़र डालते हैं। 1976 में FCRA कानून बनाया गया। इसका मकसद राजनीतिक दलों को विदेश से मिलने वाले चंदे को नियंत्रित करना था। 2004 से 2009 के बीच विदेशी कंपनी वेदांता की भारत में रजिस्टर्ड सब्सिडियरी कंपनी ने कांग्रेस और बीजेपी को चंदा दिया। 2010 में FCRA एक्ट 1976 को हटाकर उसकी जगह FCRA एक्ट 2010 लगाया गया। 2013 में एक पूर्व IAS अधिकारी ने दिल्ली हाईकोर्ट में चंदा लेने के खिलाफ FCRA 1976 के तहत याचिका दर्ज की। इस मामले में हाई कोर्ट ने दोनों दलों को दोषी पाया और चुनाव आयोग को एक्शन लेने का आदेश दिया था, यानी कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों इसमें आरोपी सिद्ध हुआ था। 2016 में मोदी सरकार ने FCRA 2010 में बदलाव किया। इसके जरिए सरकार ने एक्ट में विदेशी कंपनियों की परिभाषा को बदल दिया। मतलब ये कानून तो 2016 में बदल गया, लेकिन इसे लागू 2010 से माना जाता है। इस तरह से सरकार ने खुद को और प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस को दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश से बचा लिया। इस बदलाव के साथ सैद्धांतिक तौर पर आज कोई भी ऐसी कंपनी जिसमें 50% से ज़्यादा हिस्सा विदेशी कंपनी का है वह राजनीतिक चंदा नहीं दे सकती है। अगर यह कंपनी किसी ऐसे सेक्टर की कंपनी है जिसमें 70% तक विदेशी कंपनी के इन्वेस्टमेंट की छूट है तो इस सेक्टर से जुड़ी कोई कंपनी चंदा दे सकती है, भले ही उस कंपनी की 51% हिस्सेदारी विदेशी कंपनी के पास हो। तो ये 2 अलग तरह के तर्क हैं। 2017 में दिल्ली हाई कोर्ट ने इस बदलाव को अस्वीकार करते हुए सरकार को बीजेपी और कांग्रेस के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए 6 महीने का समय भी दिया था। 2018 में मोदी सरकार ने 1976 से ही FCRA में बदलाव कर दिया। तब से ही विदेशी कंपनियों से लिए गए राजनीतिक चंदे को वैध कर दिया गया। यानी कि आप देख सकते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी कितना दिमाग लगाते हैं पैसों को बचाने के लिए। खैर, सारी चीज़ें स्पष्ट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से कानूनों में बदलाव करके विदेशी चंदों को एक तरह से वैध करने का काम किया गया है और दिल्ली हाई कोर्ट आरोप पे आरोप तय करता रहा, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो इस प्रकार से हमने आज जान लिया कि जो राजनीतिक चंदे होते हैं क्या होते हैं, और साथ ही साथ हमने ये भी जाना कि जो आम आदमी पार्टी है अगर इसमें कार्रवाई होती है तो क्या होगा, पार्टी बचेगी कि नहीं बचेगी। तो ये जो पैसे का लेन देन था आम आदमी पार्टी के ऊपर अगर तय होता है तो या तो कुछ नया कानून लाया जाए। देखिए, जब भी कुछ होगा तो ये कुछ बड़ा होगा, क्योंकि किसी राजनीतिक पार्टी को बैन करना बड़ी बात होगी। अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ है, मुझे जहाँ तक याद है छोटे मोटे मामलों में हुआ होगा, लेकिन ये एक बड़ा मुद्दा होगा क्योंकि आम आदमी पार्टी की इस समय 2 राज्यों में सरकार चल रही है, फिलहाल दिल्ली में और पंजाब में। तो पार्टी को बैन करने का मतलब है कि सरकार गिर जाना। तो संवैधानिक प्रक्रिया से चुनी गई जो सरकार होती है उसको गिराना इतना आसान नहीं होगा। इसमें भी कोई ना कोई एक रास्ता निकलेगा। खैर, अगर कोर्ट ने ही आदेश दिया है कि भाई पार्टी को अगर इससे सीधा फ़ायदा हुआ है तो पार्टी को आरोपी क्यों नहीं बनाया जा रहा है, तो इस पे ईडी अब विचार कर रही है और उम्मीद है कि आने वाले समय में आम आदमी पार्टी जो है खुद अब कटघरे में खड़ी हो चुकी है। और साथ ही साथ अगर ऐसा होता है तो अरविंद केजरीवाल जो मुख्यमंत्री हैं उनका जेल जाना तय हो जाएगा। तो अरविंद केजरीवाल के ऊपर अब ये तलवार लटक चुकी है। उम्मीद है कि सारी चीज़ें आपको फंडिंग से रिलेटेड समझ में आ गई होंगी। तो चैनल पर नए हैं तो MPS हिंदी को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए डेली करंट अफेयर्स और न्यूज़ एनालिसिस के लिए। साथ ही आप अपने विचारों को भी कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या
कोर्ट ने सही कहा है कि आम आदमी पार्टी जो है संदेह के घेरे में है, अगर उसको लाभ है तो उसको भी आरोपी बनाया जाए। आपके क्या विचार हैं? आप भी अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो फिर से आपसे विदा लेता हूं मैं मोहन पाठक। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय।